हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीम आशीष तिवारी अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स को लेके। हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स दे रखे, हम उन्हीं टॉपिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो एनसीएलटी से रिलेटेड है। एनसीएलटी क्या है? हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो ये हमारा टॉपिक है। ये हम बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और ये डिस्प्यूट्स और मैटर्स रिलेटिंग टू कंपनी लॉ को देखता है। अब उसके अंदर ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, वाइंडिंग अप या मर्जर्स आ सकते हैं। दूसरा है हमारे पास CSR कमिटी। अब हमारा CSR कमिटी क्या है? CSR कमेटी एक ब्रॉड लेवल कमेटी है रिक्वायर्ड। जस्ट अ सेकेंड। CSR जो हमारी कमेटी है, ये ब्रॉड लेवल की कमेटी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है प्लानिंग, रेकमेंडिंग और ओवरसीइंग करना कंपनी की CSR एक्टिविटीज और पॉलिसीज का। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? जो हमारा सेक्शन 135 है, सेक्शन 135 किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। वो कहता है कि एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ CSR इफ इट सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर उसकी नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें आप की फंक्शंस भी लिख सकते हो, वही सब की ये रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, मॉनिटर करना CSR पॉलिसी को, ये सब आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर है जो देखता है, वो डज नॉट हैव एनी मटीरियल रिलेशनशिप विद कंपनीज का। ऐसे कोई लेना देना नहीं है कंपनीज के, लेकिन वो उसकी गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए है वहां बैठा हुआ। ओके, नेक्स्ट है हमारा ई वोटिंग। अभी ई वोटिंग क्या है? एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ताकि जो शेयर होल्डर्स है वो वोट कर सके कंपनी के रेजोल्यूशंस को लेके। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास है वुमेन डायरेक्टर। एज पर सेक्शन 149 सब पार्ट 1, सर्टेन classes of public companies must appoint at least one women director to promote diversity and representation. क्वारम पे आते हैं। क्वारम यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग, ताकि वो लीगली वैलिड हो और लीगली बाइंडिंग हो सके उसकी। उसके अलावा जो क्वारम है, बोर्ड मीटिंग की, अगर हमारा बोर्ड मीटिंग की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जो हमारा सेक्शन 174 है वो कहता है क्वारम जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, या फिर 2 डायरेक्टर्स जो भी हायर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 6 डायरेक्टर्स हैं, उन 6 डायरेक्टर्स का 1/3 का यानी 2 डायरेक्टर्स, इसका मतलब क्वारम क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वारम के अंदर है। बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक ऑफ शेयर क्या कहता है? अ प्रोसेस वेयर कंपनी परचेजेस इट्स ओन शेयर्स टू रिड्यूस कैपिटल। जब कंपनी अपना खुद का शेयर जो है बाय करती है, उसको हम कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स में आप इतना ही लिख दीजिए। बाकी अगर इसका पर्पस बोले तो ये हमें सरप्लस कैश को शेयर होल्डर्स को वापस देने के लिए यूज होता है। इंक्रीज करना वैल्यू ऑफ शेयर, रिमेनिंग शेयर्स के लिए यूज होता है। और बेसिकली ये जो है सेक्शन 68 से 68 यहाँ पर लिखा है, वरना आप मैं फिर भी लिख देती हूँ। सेक्शन 68 को रेफर कर सकते हैं हम कंपनीज एक्ट 2013 में। इसके अलावा एनुअल रिटर्न, नेक्स्ट पॉइंट हमारा एनुअल रिटर्न के बारे में है। एनुअल रिटर्न क्या है?
filed annually with registrar in the form of MGT 7. It contains details of company, shareholders, directors, shareholding structure, etc. for ट्रांसपेरेंसी. एक एनुअल रिटर्न एक ईयरली समरी रिपोर्ट होती है जो कि हर एक कंपनी को फाइल करनी होती है ROC से, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को. ये की इंफॉर्मेशन करता है, जैसे इसमें लिखा शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स की डिटेल्स वगैरह. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आर डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, जिसकी होल्डिंग शेयर कितनी है 20,000 तक, या फिर 20,000 तक इसकी रहती है, 20,000 से कम भी हो सकती है. टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट ऑन बोर्ड लिस्टेड कंपनी. डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर, जब हम फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी हमने डीमैट अकाउंट सुना होगा, तो ये उसी की बात कर रहा है, उसी का रेफरेंस है. फ्रॉम थ्रू अ डिपॉजिटरी इट इंश्योर्स इजी ट्रेडिंग, ट्रांसफर एंड सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी से यहाँ पर मतलब स्टॉक्स है. अगला है हमारा डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी. डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के अंदर हमारा क्या पॉइंट है? अ डेक्लेरेशन मेड बाय डायरेक्टर्स अफर्मिंग दैट the company is solvent and capable of paying its debts, mandatory for voluntary winding up. डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या होती है? एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जो कि कंपनी के डायरेक्टर बनाते हैं. वो उसमें ये कंफर्म करते हैं कि कंपनी इज फाइनेंशियली हेल्दी एंड विल बी एबल टू पे ऑल डेब्ट्स, की हाँ कि फाइनेंशियली कंपनी सही कर रही है और वो फ्यूचर में सारे डेब्ट्स पे कर देंगे. इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर आपको देखनी कि कहाँ से आई, तो आप सेक्शन 68 सब पार्ट 6 जो कि बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए भी है, और सेक्शन 305 फॉर वॉलंटरी बाइंडिंग अप. डेक्लेरेशन कौन साइन करता है? एटलीस्ट दो डायरेक्टर्स, वन ऑफ हुम जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए. उसके बाद हमारा ऑफिशियल लिक्विडेटर. ऑफिशियल लिक्विडेटर में हम आगे वाले पेज पे देखते हैं. ऑफिशियल लिक्विडेटर एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है बेसिकली, जो कि अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो वाइंड अप कर सके कंपनी को अंडर द सुपरविजन ऑफ NCLT. NCLT हमने ऊपर पढ़ा, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय सेंट. देखो वही चीज देखिए. अगला है हमारा डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस है, वो अभी हम डायरेक्ट देखेंगे. पहला हमारा जो डिफरेंस है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर के बीच में. मैनेजिंग डायरेक्टर, अ डायरेक्टर इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल मैनेजमेंट पावर, जिसके पास बहुत ग्रेटर मैनेजमेंट पावर्स रहती है. मैनेजर एक इंडिविजुअल होता है जो कि मैनेज करता है होल या फिर सब्सटेंशियल अफेयर्स ऑफ कंपनी. मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज मैनेज करेगा, बट हाँ सब, जैसे कोई ब्रांच का मैनेजर हो गया तो वो कुछ स्मॉलर पोर्शन में मैनेज करेगा. बोर्ड मेंबरशिप, मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड का मेंबर होना चाहिए. एक मैनेजर वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता डायरेक्टर, ठीक है. पावर्स क्या है? ये बोर्ड को सुपरवाइज करता है. कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर. हैज जनरल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके जनरल पावर्स रहते हैं. हाँ अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करो, अंडर जो भी उनके हैं मेंबर उनको मैनेज करो. अपॉइंटमेंट, ये बोर्ड या शेयर होल्डर करता है. अगेन ये भी सेम, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर सेम लोग करते हैं. डुअल रोल, ये CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों हो सकता है. ये हमेशा मैनेजरियल रोल में ही देखा जाएगा, यूजुअली क्या, हमेशा ही. उसके बाद राइट इशू एंड बोनस शेयर. राइट इशू का क्या मतलब है? शेयर्स ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट फिक्स्ड रेट. जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट में शेयर्स ऑफर्स करते हैं. फ्री शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्रॉम रिजर्व. कंपनी रिजर्व्स बनाती है, अब उस रिजर्व्स में से जब वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री शेयर्स इशू करती है तो उसको हम बोलेंगे बोनस शेयर. कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स पेमेंट बाय शेयर होल्डर. यहाँ पर शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे, यहाँ पर पेमेंट नहीं करेंगे. पर्पस रेज एडिशनल कैपिटल, ताकि एडिशनल कैपिटल हो. और यहाँ पर बोनस शेयर का क्या है? टू कैपिटलाइज प्रॉफिट. इफेक्ट ऑन ओनरशिप, नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर कोई भी डाइल्यूशन नहीं हो रहा ओनरशिप का.
उसका है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। मिनिमम मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कितने 7, प्राइवेट कंपनी में 2। मैक्सिमम मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। शेयर ट्रांसफर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, यानी कि क्योंकि हम प्राइवेटली सब कर रहे हैं तो प्राइवेट मेंबर्स रहेंगे, वहां पर इतना फ्रीडम नहीं है कि आप किसी को भी फ्रीली ट्रांसफर कर दो। पब्लिक सब्सक्रिप्शन वो लोगों को प्रोस्पेक्टस दे के इन्वाइट कर सकते कि हाँ हमारे कंपनी में आके अप्लाई करो। कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक, यहाँ पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते हैं। सफिक्स इसके आखिर में लिमिटेड होना जरूरी है, और प्राइवेट कंपनी केस में हमारा जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा होना जरूरी है। अगला हमारा है वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। वाइंडिंग अप एक लीगल प्रोसेस है ताकि जो कंपनी अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर देती है, लेकिन डिसोल्यूशन ये एक एंड ऑफ कंपनी होता है लीगली, उसके एग्जिस्टेंस को ही एंड करना। वाइंडिंग अप में इन्वॉल्व सेटलिंग डेब्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेट्स, जितने भी डेब्ट्स हैं वो कंपनी के एसेट्स बेच के पूरे किए जाते हैं। कम्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप होने के बाद कंपनी डिसोल्यूट होती है। एंटिटी स्टेटस, कंपनी एग्जिस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। हु कंडक्ट्स, लिक्विडेटर या कोई ट्रिब्यूनल होता है। डिसोल्यूशन आरओसी करता है, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओके, यहाँ पर ट्रांसफर वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज यानी वॉलंटरी एक्ट बाय शेयर होल्डर, एक वॉलंटरी एक्ट होता है शेयर होल्डर का। ट्रांसमिशन एक इनवॉलंटरी एक्ट होता है, यूजुअली लॉ से होता है, वो डेथ हो सकता है, इंसॉल्वेंसी, किसी भी रीजन से वजह से हो सकता है। कंसिडरेशन ये पेमेंट इन्वॉल्व करता है सेल का, गिफ्ट का, यहाँ पर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर डीड रिक्वायर होती है, डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए होता है, लीगल हायर प्रूफ फलाना ढिमकाना चाहिए होता है। अप्रूवल रिक्वायर्स कंपनीज अप्रूवल, कंपनी का अप्रूवल लेना जरूरी है। डन एज लीगल राइट ऑफ सक्सेसर। एजेएम और ईजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या डिफरेंस है। एनुअल जनरल मीटिंग मैंडेटरी है, मीटिंग फॉर अर्जेंट एक्सेप्शनल बिजनेस ईजीएम के लिए। फ्रीक्वेंसी वंस अ ईयर होना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग। हेल्ड एज व्हेन इट इज नीडेड, जब भी हमें नीड फील होती है ये हम तब करते हैं। Purposes approve financials, dividend, appoint डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर, यहाँ पर कुछ स्पेशल इश्यूज के लिए होते हैं जैसे चेंज इन कैपिटल। रिक्वायरमेंट कंपल्सरी फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज, ईजीएम में नॉट कंपल्सरी। ओके, लास्ट टू डिफरेंसेस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी वोटिंग रिक्वायरमेंट, हमें 50 से ज्यादा मेजोरिटी होनी पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन में 75 से ज्यादा। एग्जाम्पल्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन में ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, इशू ऑफ सेट इक्विटी, ये सब एग्जाम्पल्स आ गए। फाइलिंग विद आरओसी नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद आरओसी। एनक्लैट और एनसीएलटी में क्या डिफरेंस है। एनसीएलटी ये डिस्प्यूट्स हैंडल करती है अंडर कंपनीज एक्ट। एनक्लैट क्या है, हियर्स अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी, आईबीसी एंड सेल। हायरार्की क्या होता है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये एपिलेटेट अथॉरिटी है। अपील्स लाइज टू एनक्लैट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है। दोनों एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 है। ओके, आंसर द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। ज्यादा लंबा ना करके मैंने इसको छोटा ही करने की कोशिश की है। अब इसमें कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे पूछ सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑल 4 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस फलाना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा है डिस्कस द डॉक्ट्राइन ऑफ
एक सेकेंड ना, डिस्क्राइब द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, व्हाट आर द कॉर्पोरेट वेज पे है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर की डीलिंग्स, आउटसाइडर की डीलिंग्स विथ कंपनी, और अज्यूम करना कि इंटरनल कंपनी के रूल्स और प्रोसीजर्स वो फॉलो किए गए हैं। इसका केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्विरकॉन, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्सेप्शंस क्या है डॉक्ट्रिन का? एक्सेप्शन इसके नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, यानी अगर इफ आउटसाइडर नोज द इंटरनल रूल्स आर नॉट फॉलोड तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगा। सस्पेंशन ऑफ इरेगुलरिटी, अगर आउटसाइडर के पास कोई रीजन है सस्पेक्ट करने की कि हाँ कुछ गलत है। फ्रॉगरी, फ्रॉगरी यानी जो डॉक्ट्राइन है वो तब अप्लाई नहीं होगा जब कोई भी गलत फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए हो। अगर आर्टिकल्स की नॉलेज ही नहीं है हमारी, इफ अगर पर्सन को हैज नॉट रेफर्ड टू द कंपनीज आर्टिकल्स, तब ये एक एक्सेप्शन बन जाएगा। एक्ट्स आउटसाइड अपैरेंट अथॉरिटी, यानी कि अगर एक ऑफिसर एक्ट करता है अपने अथॉरिटी से बाहर जाकर, तब हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन है। अगला है टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। पहला हमारा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो सेक्शन 32 के आप अकॉर्डिंग है। ये इशू किया जाता है प्राइस से पहले, इशूड बिफोर द इशू प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर डिसाइडेड। ठीक है, यानी कि प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट विदाउट कंप्लीट फाइनेंशियल्स, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है। उसके बाद शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, यूज्ड व्हेन अ कंपनी प्लान्स मल्टीपल इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी ओवर अ पीरियड, जब कंपनी प्लान करती है बहुत सारे इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एक पीरियड में, ये फाइल किया जाता है एक बार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ और यूज किया जाता है बहुत बार। कॉमन फॉर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल 25 में इसका जिक्र हुआ है, जब सिक्योरिटीज को ऑफर किया जाता है पब्लिक को, किसके थ्रू? इंटरमीडिएटरीज, कंपनी से डायरेक्टली नहीं, तो उसको ट्रीट करते हैं एक ऑफर फॉर सेल बाय थर्ड पार्टीज एज अ प्रोस्पेक्टस। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ये एक शॉर्ट वर्जन होता है सारे प्रोस्पेक्टस का, जो कि एप्लीकेशन के टाइम जब शेयर खरीदे होते हैं तब इसको दिया जाता है। ठीक है, लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 123 कंपनीज एक्ट 2013 का बोलता है कि डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम करंट ईयर्स प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, बोथ आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ओनली जो फुल्ली पेड शेयर्स हैं वो एलिजिबल है डिविडेंड के लिए। Interim dividend can be declared by the board of any time before AGM. नेक्स्ट है हमारा एक सेकंड, ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी। ओपीसी जो कंपनी है वो फॉर्म करी जाती है एक ही पर्सन से और वही उसका मेंबर और शेयर होल्डर होता है। ये कहाँ पर डिफाइन किया गया है? ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब पार्ट 62 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओपीसी की अगर प्रिविलेजेस की बात करें तो इसमें एजीएम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओनली वन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड, लेस कंप्लायंस बर्डन रहता है इस पे, और एग्जेम्पशंस फ्रॉम मेनी फाइलिंग्स, आपको एग्जेम्पशंस मिल जाती है बहुत सारी फाइलिंग्स में, बोर्ड मीटिंग्स कम होती है। नेक्स्ट है हमारा फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या था? फोरफीचर यानी कैंसिल करना शेयर्स को किसी कंपनी के, और वो क्यों होते हैं कैंसिल? क्योंकि पेमेंट या पेमेंट नहीं है हमारे अलॉटमेंट की या कॉल मनी की, और अगर मेरे को और इसके लीगल इफेक्ट्स पर जाना, शेयर होल्डर फोरफीचर में अपनी ओनरशिप लूज कर देता है शेयर की, और इसमें नो रिफंड ऑफ पेड मनी, यानी नो कुछ रिफंड नहीं मिलता इसमें। एंड कंपनी कैन रीइशू शेयर, जो फोरफिटेड शेयर है वो भी बाद में रीइशू हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
अमाउंट्स टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसको हम IEPF से भी करते हैं। अगेन इसका मेंशन होता है हमारा सेक्शन 125 में, किसके, कंपनीज एक्ट में। इसमें वो क्या बोल रहा है कि जो हमारा इसमें बोला जा रहा है कि द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू IEPF का फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अगर वो 7 साल से अनक्लेम्ड है, उसका अनपेड डिविडेंड है, मेच्योर डिपॉजिट्स, मेच्योर डिबेंचर, अगेन बहुत सारी चीजें और हैं, पर सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स या इंटरेस्ट ऑन अबव, मतलब एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, शेयर्स ऑन विच डिविडेंड नॉट क्लेम्ड फॉर 7 years, ये सारी चीजें भी है। MOA अगेन ये इम्पोर्टेंट है। MOA क्या बोलते, इसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम MOA भी बोलते हैं। ओके, एग्जाम्स में शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना इतना ज्यादा। ये एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, एक कंपनी का होता है जिसमें उसके ऑब्जेक्टिव, पावर, स्कोप सब रिटन डाउन होते हैं। जैसे उसमें नेम क्लॉज होता है, मतलब उसका नेम होता है, उसमें कोई स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अप्रूवल लेना होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। अगेन इसमें भी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का अप्रूवल लेना होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, अच्छा ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगेन मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में बता दूं। ऑब्जेक्ट क्लॉज हमारा अगेन ये पार्ट होता है हमारा सेक्शन 13 में। ओके, ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन होते हैं मेंबर्स से कि, और ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में फाइल करना ही करना होता है। अगेन ऑब्जेक्ट क्लॉज हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, अगेन नेम क्लॉज में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। उसमें हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन और ROC का अप्रूवल हमें चाहिए होता है। मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन ROC के थ्रू। ठीक है, और हाँ, अगला हमारा आता अल्ट्रा वायर्स वाले पे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये क्या है अब हमारा अल्ट्रा वायर्स? अल्ट्रा वायर का मतलब है पावर्स के आगे जाना, यानी बियॉन्ड द पावर्स। कंपनी लॉ में जो अल्ट्रा वायर्स एक्ट है, ये is one that is beyond the object stated in the memorandum of association. मैं एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर मान लो MOA में लिखा है कि कंपनी जो है टेक्सटाइल्स में डील करती है, ठीक है, लेकिन उसने होटल बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये अल्ट्रा वायर्स है। यानी क्या हो गया, ये जो हमारा लिखा हुआ है, हमारा क्या कहते हैं, जो हमारे MOA में लिखा हुआ है, वो उस पावर्स के बियॉन्ड जाता है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं अल्ट्रा वायर्स के? पहले तो ट्रांजैक्शन अगर उसने कुछ भी करी है इज इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग, वो शुरू से इनवैलिड हो जाएगी। और शेयर होल्डर्स कैन नॉट अप्रूव और लीगलाइज इट, तो ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। फिर हमारा आता है ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में हम क्या मतलब है, इसका एक प्रोसेस है जहां सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यूजिंग MCA21 पोर्टल। MCA21 पोर्टल बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पोर्टल रहता है। डॉक्यूमेंट्स फाइल करते जाते हैं ई फाइलिंग के थ्रू, जैसे एनुअल रिटर्न्स हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स हो गए, चेंज इन डायरेक्टर्स हो गए, ऐसा करके बहुत सारे होते हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या बोला जाता है कि कंपनी की आइडेंटिटी उसके शेयर होल्डर से अलग है। नॉर्मली जो कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। लिफ्टिंग द वेल, इसका मतलब क्या होता है कि कोर्ट इग्नोर कर देता है ये सेपरेशन कि वो इंडिविजुअल और कंपनी अलग है। ठीक है, अगर कब ये लिफ्ट किया जाता है? फ्रॉड के केस में लिफ्ट किया जाता है। सेक्शन 339 बोलता है कंपनी इज यूज्ड टू कमिट फ्रॉड, द कोर्ट कैन होल्ड डायरेक्टर्स और मेंबर्स पर्सनली लायबल। अगर फ्रॉड करती है तो फिर
मेंबर्स भी लायबल माने जाएंगे। टैक्स उन्होंने चोरी किया, टैक्स इवेजन जिसे हम कहते हैं। पब्लिक को इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए अगर कंपनी कुछ इलीगली करती है तो उस केस में भी उनको सेम ही माना जाता है। और कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी गई है तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे। अगर रीपे डिपॉजिट नहीं किया आपने तब भी लायबल होंगे। तो ये सारी हमारी अगेन क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग आंसर। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, और उसके बाद यहाँ एक स्टेटमेंट दे रखी है कि नन कैन अपॉइंट एनी इंडिविजुअल एज डायरेक्टर कंपनी अनलेस ही has been assigned director identification number. Explain the statement under the light of Companies Act 2013. ये जो है हमारा है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम DIN भी बोलते हैं। ठीक है, आगे ये वाले क्वेश्चंस भी हैं, पर पहले हम ये डिस्कस करते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज क्या है। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होती है लीगल ड्यूटीज एक डायरेक्टर की, जो उसको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। सेक्शन 166 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया है। ये इंश्योर करता है कि डायरेक्टर्स प्रॉपरली एक्ट करें। और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो उसको पहला पॉइंट हमारा होता है एक्ट इन गुड फेथ, डोंट टेक एनी डिसीजन दैट बेनिफिट देमसेल्व्स पर्सनली ओवर द कंपनी। आपको कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना कि वो कंपनी को बेनिफिट ना करे और आपको बेनिफिट करे। अपने इंटरेस्ट में ज्यादा काम नहीं लेना है। कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने हैं ऑफ इंटरेस्ट। डोंट टेक एनी डिसीजन दैट बेनिफिट्स देमसेल्व्स पर्सनली ओवर द कंपनी। अगेन ये भी सेम चीज आ गई हमारी। नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट्स आप नहीं बना सकते हो और दूसरी कंपनी खड़ा करके। कंपनी के रूल को फॉलो कर कंपनी के रूल को फॉलो करना, ठीक है। इसमें अगेन बहुत सारे कम पॉइंट्स लिखे। कंपनी के रूल को फॉलो करना, एक्ट विद ड्यू केयर एंड डिलीजेंस, अच्छे से आपको अलर्टनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको काम करना है। नॉट असाइन देयर ऑफिस, अ डायरेक्टर कैन नॉट हैंड ओवर हिज जॉब टू समवन एल्स, आप अपना काम किसी और को नहीं दे सकते हो। उसके बाद हमारा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का क्या हमारा कॉन्सेप्ट है। स्वेट इक्विटी शेयर बेसिकली कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, डायरेक्टर को देती है एक रिवॉर्ड की तरह, मनी के टर्म्स में नहीं देती। लेकिन स्वेट इक्विटी, स्वेट यहाँ पर स्वेट से इसका मतलब है हार्ड वर्क, स्पेशल स्किल्स, वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन, इन सब चीजों की वजह से वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को कंपनी का शेयर देती है। ठीक है, और ये अगर आपको और डीप में जाना तो आपको सेक्शन 2 सब पार्ट 88 में आपको देखना पड़ेगा। फॉर प्रोवाइडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नो हाउ और स्पेशल वैल्यू एडिशन। इस हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है, जो उन्होंने मेहनत की है अपनी कंपनी में, इसलिए उनको मिलता है। जैसे कि अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने एक बहुत स्पेशल ऐप क्रिएट करा कंपनी के लिए, जो कंपनी होगी वो उसको स्वेट इक्विटी शेयर देगी एज अ रिवॉर्ड। हर बारी नहीं होता ऐसा, बट कंपनी की पॉलिसीज में डिपेंड करता है। अगला था हमारा डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर के ऊपर। सो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो कि दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एक पर्सन को जो एक डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी का। अब ये जो सेक्शन 152 है उस कंपनीज एक्ट में, कोई भी इंसान अपॉइंटेड किया जा सकता है डायरेक्टर का अनलेस ही हैज अ वैलिड DIN। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्यों है DIN? क्योंकि ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को ताकि वो डायरेक्टर की कंपनीज को ट्रैक कर सके, इंश्योर कर सके कि जो सेम पर्सन है वो अलग अलग डिफरेंट नाम नहीं यूज कर रहा डिफरेंट कंपनीज बनाने को। एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये दिया जाता है। हाउ टू गेट DIN? तो ये आपको फॉर्म भरना होता है MCA के पोर्टल में। अटैच आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड फोटो, ये सब चीजें नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपको करनी होती है। अब आते हैं हमारे बाकी के जो क्वेश्चंस है। ओके, उसके बाद हमारे क्वेश्चन है इधर, who is independent director, explain the provisions of the Companies Act 2000
13 related to independent director. An individual can constitute a meeting, comment करना है इसमें हमने. फिर उसके बाद हमारा under what circumstances special resolution becomes necessary. फिर है हमारा who can be an auditor. यहाँ पर N और लगा देना. Discuss the powers of an auditor under the Companies Act 2013. Also state the relating law appointment of auditor. कौन डायरेक्टर बन सकता है? स्टेट वेरियस मेथड्स अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी. हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? अगेन डिफाइन पब्लिक कंपनी के लिए आ गया, प्राइवेट कंपनी के लिए आ गया. तो चलिए करते हैं. बाकी ये लीगल एसोसिएशन के लिए है एक क्वेश्चन. फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये एक्सप्लेन दीज कंपनीज, ये वाले हमारे कुछ क्वेश्चंस है. शेयर्स से रिलेटेड नहीं है, प्रमोटर से रिलेटेड नहीं है, इसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी में, बहुत न्यूट्रल सा पर्सन रहता है. इससे सेक्शन हम अगर पूछना आपको तो सेक्शन 149 सब पार्ट 6 को आप रेफर कीजिए. लिस्टेड कंपनी मस्ट हैव 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. दे आर अपॉइंटेड फॉर 5 years एंड कैन सर्व फॉर 2 years. ठीक है, इसमें आपको यही चीज पैराग्राफ में अगर आप लिख देंगे विद इंट्रो, बीच में ये जो भी एक्सप्लेनेशन है तो आपको मिल जाएगा. एन इंडिविजुअल कैन कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग. ठीक है, तो इसका देखो इसका आंसर है नो. अ सिंगल पर्सन कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग. एक मीटिंग में 2 या 2 से ज्यादा पीपल होने चाहिए टुगेदर टू डिस्कस और डिसाइड समथिंग, तभी वरना वो एक अलोन पर्सन में वो एक वैलिड मीटिंग नहीं हो. लेकिन ओपीसी की केस में है ये ही शिफ्ट हुई है. एक अगेन एक्सेप्शन है यहाँ पर. when special resolution is needed is required. एक स्पेशल रेजोल्यूशन एक डिसीजन होता है जिसमें कम से कम 75% अप्रूवल होना चाहिए from members. It is needed for big and important decisions. एग्जाम्पल जैसे अगर मुझे चेंज इन नेम, रिडक्शन ऑफ शेयर, मतलब ये इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी, बायबैक ऑफ शेयर, इन सब चीजों में जरूरत है. अब ऑडिटर कौन हो सकता है? ऑडिटर चेक करता है, चेक फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी कि वो करेक्ट है कि नहीं है. अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है या फिर सीए फर्म्स होती है, उनके पास एक वैलिडेट सर्टिफिकेट होता है, वो ये सब कर सकते हैं. जो अपॉइंटमेंट, अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है? जो ऑडिटर होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो पहला ऑडिटर होगा वो ऐसे अपॉइंट किया जाता है. लेटर ऑन ऑडिशंस अपॉइंट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स इन एजीएम. पावर्स इनके पास क्या रहती है? तो पावर्स की बात करें, इनको मिलता है एक्सेस बुक्स का. ठीक है, इनके पास इनको आप कोई भी क्वेश्चन बोलो, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है, जर्नल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जर्नल मीटिंग्स ये लोग अटेंड कर सकते हैं. उसके बाद है रिपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉड, रिपोर्ट फ्रॉड टू गवर्नमेंट. तो ये है हमारा. हाँ, अगला था हमारा हु कैन बी डायरेक्टर. हाउ आर डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट इन अ पब्लिक कंपनी. कोई भी इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पर डायरेक्टर बन सकता है अगर वो 18+ का है और उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है. मेथड्स क्या है इसको अपॉइंट करने के लिए? देखो, शेयर होल्डर्स से आप अपॉइंट कर सकते हैं. शेयर होल्डर्स के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारे हो गए वो अपॉइंट कर सकते हैं. वो नहीं तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ऑपरेशन या फिर मिसमैनेजमेंट के केस. देखो, मिसमैनेजमेंट के केस में जो हमारी होती है वो गवर्नमेंट इंटरवीन करके कर देती है डायरेक्टर सिलेक्ट.
बाय स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर हम ऑलरेडी इतना डिस्कस कर चुके हैं और डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन था कि पब्लिक कंपनी को डिफाइन कीजिए और हाउ टू कन्वर्ट पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यूजुअली हम प्राइवेट टू कंपनी का सोचते हैं, लेकिन पब्लिक टू प्राइवेट का यहाँ आया है। तो पहली बार आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल चाहिए होगा, NCLT चाहिए होगा, या तो जो है रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। आपको नेसेसरी फॉर्म्स उसके देने पड़ेंगे। डिफाइन प्राइवेट कंपनी, हाउ टू कन्वर्ट प्राइवेट टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी का मतलब है मींस कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू बाय शेयर्स। आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते शेयर्स खरीदने के लिए। मैक्सिमम मेंबर्स इसके 200 तक जाते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन होती है शेयर ट्रांसफरेशन में। कन्वर्जन कैसे करेंगे इसको पब्लिक कंपनी में? पहले बात, आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में से रिस्ट्रिक्शन हटानी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, फाइल करनी होंगी चेंजेस ROC में, फॉर्म्स जो भरते हैं हम MGT 14 और INC 27 एटसेट्रा, ये वाले जो फॉर्म्स होते हैं, और आपको एक नया सर्टिफिकेट मिलेगा इनकॉर्पोरेशन का। अगेन दिस इज समथिंग जो हम बहुत पहले से पढ़ रहे थे, तो इसमें मैं डीप में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज एन इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन का उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इलीगल एसोसिएशन एक ग्रुप ऑफ मोर देन 50 पीपल होता है, जैसे वो कंपनी की तरह वर्क करते हैं लेकिन विदाउट रजिस्टरिंग अंडर कंपनीज एक्ट या फिर उसके अलावा कोई एक्ट। मान लीजिए 60 लोग हैं, वो अगर बिजनेस शुरू करते हैं बट वो रजिस्टर नहीं करते कंपनी में या पार्टनरशिप में, तो वो इलीगल माना जाएगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एसोसिएशन इज नॉट अलाउड टू एग्जिट। एसोसिएशन इज नॉट अलाउड टू एग्जिट एनी कॉन्ट्रैक्ट। जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो वैलिड नहीं होगा। जो लोग होंगे इन्वॉल्व उनको पेनल्टी देनी भी पड़ेगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज एक्सप्लेन, अगेन इसमें बहुत छोटा सा एक्सप्लेन किया क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बनानी है, बट स्टिल मैं आपको कंटेंट दूंगी। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, अब ये कैसे हुआ कि इस कंपनी में जो मेंबर्स हैं उनका फाइनेंशियल रिस्क जो है वो लिमिटेड रहता है, और वो कितना रहता है? टू अनपेड शेयर अमाउंट रहता है। मेन इसकी यही लाइन है, तो मैंने वही लिखी है यहाँ पर। अगर कंपनी फेल करती है और दे डोंट लूज पर्सनल प्रॉपर्टी, ओनली व्हाट दे इन्वेस्टेड, यानी कि अगर कंपनी खराब होती है तो वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी लूज नहीं करती। उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है कि मेंबर्स जो है वो प्रॉमिस करते हैं टू पे फिक्स्ड अमाउंट अगर कंपनी शट डाउन होती है तो। यूजुअली ये नॉन प्रॉफिट वर्क के लिए, जैसे एजुकेशन चैरिटी में होता है, मेंबर का जो पर्सनल पैसा है वो सेफ है जब तक कंपनी बंद नहीं होती। फिर उसके बाद स्मॉल कंपनी एंड OPC कंपनी का तो हम इतना पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो तो स्मॉल कंपनी जो है उसमें क्या होता है, हमारा कैपिटल या टर्नओवर कम रहता है। अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो वो 40 करोड़ से ज्यादा नहीं जाता है, और पेड अप कैपिटल जो है इसकी वो 4 करोड़ से ज्यादा नहीं जाती है, और गेट इजी कंप्लायंस रूल्स एंड लेस पेपर वर्क। OPC अगेन मैं इतनी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इस पे तो हम क्यों ही डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है? एक कंपनी जो कंट्रोल करती है दूसरी कंपनी को। सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? कंपनी जो ये इज कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, और वो अनदर कंपनी कौन सी है? होल्डिंग कंपनी। अब ये जो सब्सिडरी कंपनी है इसका ओनिंग मोर देन 50% शेयर एंड कंट्रोलिंग इन इट्स बोर्ड। अभी जो कंपनी है जो कि कंट्रोल की गई है दूसरी कंपनी से, ये कैसे कंट्रोल करी जाती है? या तो उसका 50% शेयर दे रखा हो या फिर उसके बोर्ड कंट्रोल कर रहे हो। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? ये कंपनी होती है इज वन इन विच अनदर कंपनी दूसरी कंपनी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, लेकिन डज नॉट कंट्रोल इट कम्प्लीटली।
मतलब ये तो ऐसे मान लो एसोसिएट कंपनी जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहता है पर ज्यादा भी नहीं रहता है, इट्स लाइक मेजर पार्टनर। उसके बाद है गवर्न उसके बाद है गवर्नमेंट एंड आगे तो जो हमारा गवर्नमेंट और ये फॉरेन कंपनी है, हम उसकी बात कर रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट कंपनी क्या है, सेक्शन 2 में जो गवर्नमेंट कंपनी होती है जो कि सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ओन करती है 50% या 50% से ज्यादा। फीचर्स क्या है इसके, मेजोरिटी ओनर गवर्नमेंट रहती है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकती है ये अगर गवर्नमेंट ओन कंपनी जो है 50% या 50% से ज्यादा कंपनी है वो गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। भेल, एसबीआई, ये कुछ पॉइंट्स है उसके। फॉरेन कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी भी अगेन सेक्शन 2 में ही डिफाइन है। फॉरेन कंपनी है रजिस्टर्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, या हम अगेन आउटसाइड ऑफ इंडिया रजिस्टर की जाती है, डूइंग बिजनेस इन इंडिया, या तो ऑफिस उसका इधर है या तो वो गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन यहाँ पर प्रोवाइड करवा रही है। और ये ओरिजिनली इंडिया में फॉर्म नहीं हुई है, इसको आरओसी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा, सर्टेन फॉर्म्स फिल करने होंगे। वो फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, वो FC1 हो सकता है और FC3 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसे ऐसे कंपनीज हो गई। डोरमेंट एंड निधि कंपनी, तो ये हमारा नेक्स्ट है। अगेन डोरमेंट निधि कंपनी भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगेन डोरमेंट कंपनी क्या होती है, डोरमेंट का मतलब स्लीपिंग। अब ये कंपनी जो कि एक्टिवली बिजनेस नहीं कर रही है पर उसकी इनकम है वो अर्न कर रही है और बट वांट्स टू स्टे रजिस्टर्ड लीगली फॉर फ्यूचर यूज, कि अब भी एक्टिव नहीं है, इनकम अर्न करे पर रजिस्टर इसलिए क्योंकि फ्यूचर में उसका यूज हो सकता है। कब एक कंपनी डोरमेंट बनी जाती है, जब इट इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस, व्हेन नॉट कैरिंग अदर बिजनेस। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म किया गया था ताकि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एसेट्स को होल्ड कर सकें। अगर उनको पॉज करना है बिजनेस फॉर सम टाइम लेकिन शट डाउन नहीं करना तो वो कंपनी डोरमेंट मानी जाएगी। आपको इसमें भी आरओसी में रजिस्टर करना होगा। अगर आपको एक बार अप्रूवल मिल जाती है और आरओसी आपको डोरमेंट का स्टेटस अप्रूव कर देती है एंड पुट्स इट इन अ स्पेशल रजिस्टर, ये उसका प्रोसेस होता है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आरओसी से। लोग क्यों बनते हैं डोरमेंट पार्टनर्स, इसका रीजन ये है ताकि वो अपने कंप्लायंस कॉस्ट को जैसे ऑडिट और एनुअल फाइलिंग इसको थोड़ा कंट्रोल में कर सके और कंपनी का नाम बचा सके। ठीक है, अच्छा निधि कंपनी यहीं पर है। निधि कंपनी क्या हुआ, सेक्शन 406 में इसका अगेन सेक्शन 406 में है, इसका मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC जिसको हमने पढ़ा NBFC, created to encourage saving and lending among its own members, ताकि मतलब जैसे सेविंग एंड लेंडिंग में हेल्प कर सके। ये डिपॉजिट लेता है अपने मेंबर से और उसको लोन देता है मेंबर्स में ही, मेंबर्स के बाहर नहीं जाएगा। जैसे जो स्मॉल कम्युनिटी बैंक हो गया म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, उस तरीके से काम करती है। मस्ट बी पब्लिक कंपनी विद निधि लिमिटेड इन इट्स नेम, निधि लिमिटेड होना चाहिए। मिनिमम मेंबर्स 200 होने चाहिए और मिनिमम 10 लाख का पेड अप कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 और लोअर। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कैन नॉट डील विद नॉन मेंबर्स के साथ डील नहीं कर सकता, आप एडवर्टाइज नहीं कर सकता, और कैन नॉट कैरी बिजनेस लाइक चिट फंड्स और इंश्योरेंस। तो ये हमारा उसका होगा। ओके, आई थिंक ये वाइंडिंग ऑफ कंपनी का है। वाइंडिंग अप एक लीगल प्रोसेस है जहां पर हम कंपनी को बंद करते हैं
by paying off liabilities and distributing the remaining assets to shareholders. So हम बात कर रहे थे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी की। टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप होती है अगेन हमारी, एक हमारी होती है कंपलसरी वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल ऑर्डर से जो दी जाती है। इसका मतलब यह है वाइंडिंग अप बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, एनसीएलटी के द्वारा ऑर्डर से ये वाइंड अप हो जाता है। व्हेन कैन ट्रिब्यूनल ऑर्डर वाइंडिंग अप, अगर कंपनी डेप्ट पे नहीं कर रही है, ठीक है, ये सिचुएशन है डेप्ट ना पे करने की, या फिर इफ द कंपनी एक्ट्स अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, या फिर मतलब कंट्री के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, अगेंस्ट कंट्री, वो कंट्री के अगेंस्ट जा रही है, ये हो गया। ये नहीं तो क्या हो सकता है कि कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया हो, फ्रॉड भी नहीं तो अनलॉफुल कोई एक्ट हो गया, आरओसी या गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है वाइंडिंग अप के लिए, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती है। उसके बाद वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है, मेंबर्स का डिसीजन जो है इसमें वो माना जाता है। इसमें अगेन मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करा देती हूँ, ओके, हाँ, कुछ चीजें ऐड ऑन करा देती हूँ। बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप इसका क्या होता है? एप्लीकेशन फाइल्ड विद एनसीएलटी, ठीक है, एप्लीकेशन अगर एनसीएलटी के केस में इफ अगर ट्राइब्यूनल है, ठीक है, अगर ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप नहीं है अब तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। सेकंड है लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है जो एसेट्स को लिक्विडेट करता है, मनी के टर्म से करता है। फिर हमारा क्या होता है? एसेट्स आर सोल्ड, एसेट्स को सोल्ड किया जाता है। मनी इज यूज्ड टू पे क्रेडिटर्स, मनी इज यूज्ड टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए यूज किया जाता है। अगर बाकी कुछ बचता है, रिमेनिंग मनी इज गिवन टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स को वो पैसा दे दिया जाता है। कंपनी इज डिसॉल्व्ड एंड नेम इज removed from the register. Company is dissolved and name is removed from the register. ठीक है, अभी इस सब चीजों में हमारा ये लिक्विडेटर कौन हुआ? लिक्विडेटर जो कि कंपनी की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है, एसेट सेल करता है, डेब्ट्स को मैनेज करता है, ट्राइब्यूनल को रिपोर्ट करता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है उसका। एट द एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करिए। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ओके, बाय। ओके।